हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रूजी ऑफिसर। तो ये है आपके जो अर्थशास्त्र के आंसर हैं क्लास 12 के नवंबर मंथ के। तो ये यहाँ पे उसके आंसर सारे हम दे दिए और बाकी सारे सब्जेक्ट जो विषय हैं उनके आंसर्स जो हमारे चैनल में आ गए हैं, तो जाके वीडियोस पे आप जरूर देखिएगा। अब ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न 1 में चलते हैं, जहाँ पे आपको बताया है कि जो बंद अवस्था है उसका क्या तात्पर्य है। मतलब बंद अवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह का स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है बंद अवस्था के तात्पर्य, तो इस अवस्था के बारे में बताया गया है। तो आप इसे अच्छे से लिखिएगा, जहाँ पे हम आपको कुछ पढ़ के बताते हैं। बंद अवस्था से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें आर्थिक गतिविधियां देश की सीमा तक ही सीमित रहती है। ऐसी अर्थव्यवस्था का विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं में कोई संबंध नहीं रहता। ऐसी स्थिति में बंद अर्थव्यवस्था वाले देश के सामने ना तो आयातों के भुगतान की समस्या होती है और ना ही निर्यातों के प्राप्त होने की आय की समस्या होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में विदेशी ऋण ना हो तो लिया जाता है और ना ही दिया जाता है। ऐसी दशा में बंद अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह के निम्न 4 घटक होते हैं। तो यहाँ पे 4 घटक बताए गए हैं, जिसमें पहला है पारिवारिक आय। पारिवारिक आय में 2-3 और प्रवाह हैं, जिसमें आप देख सकते हैं नीचे में साधन का पुरस्कार, दूसरा है सरकार द्वारा सेवाओं पर व्यय और तीसरा है राज्य आय का हस्तांतरण जो भी है। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं। आप इसे स्टॉप करके अच्छे से राइटिंग में लिखिएगा ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके दूसरा जो पॉइंट है वो है उत्पादन क्षेत्र की है, जैसे कि वो था जिसमें 4 प्रवाह थे। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है उत्पादन क्षेत्र की है, जहाँ पे आपको उत्पादन क्षेत्र द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुओं एवं सेवाओं पर सरकार को विक्रय के रूप में आय प्राप्त होती है। इस वस्तुवी क्षेत्र में अनुदान एवं सहायता के रूप में भी आय प्राप्त होती है। तो इस प्रकार इसके आंसर है। और थर्ड है सरकार की आय का प्रवाह। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देख सकते हो परिवारों उत्पादन क्षेत्र तथा पूंजी बाजार की ओर होता है। राज्य की ओर से परिवारों का होने वाला आय प्रवाह सामाजिक सेवाओं के व्यय आय वितरण के रूप में होता है। तो इस प्रकार इसका यहाँ पर आंसर होते हैं। और लास्ट है, फोर्थ है, वो जहाँ पे पूछा गया है वो है आपके पूंजी बाजार। पूंजी बाजार से तात्पर्य क्या है। तो पूंजी बाजार से तात्पर्य उस वित्तीय संस्था से है जो बचते एकत्रित कर उत्पादन के लिए प्रवाहित करता है। पूंजी बाजार में आय का प्रवाह व्यक्तिगत बचतों, व्यावसायिक बचत जो होती है और राज्य की बचतों से होता है। और पूंजी बाजारों में बचतों का प्रवाह उत्पादन क्षेत्र में विनियोग एवं राज्य को प्रदान किए जाने वाले ऋण के रूप में होता है। प्रश्न 2 है, जहाँ पे पूछा गया आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं। आय के चक्रीय प्रवाह का महत्व लिखिए, समझाइए। तो यहाँ पे आय का जो चक्रीय प्रवाह है इसका जो महत्व है यहाँ पे हमने समझा रखा है, तो आप आराम से इसे लिखिएगा। और होप करता हूँ जो आंसर आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे, तो आप अच्छे से इसे लिखिएगा और पूरे मार्क्स हासिल करिएगा। तो यहाँ पे चक्रीय आय प्रवाहों का महत्व दर्शाने वाले प्रमुख बिंदु हैं, जहाँ पे पहला बिंदु है राष्ट्रीय आय का अनुमान और दूसरा बिंदु है मौद्रिक नीति का महत्व। आगे चलते हैं, जहाँ पे आपको और भी बिंदु दिए होंगे, जहाँ पे तीसरा बिंदु है असंतुलन की समस्याओं का अध्ययन। तो यहाँ पे क्या है, चक्रीय आय प्रवाहों के द्वारा एक प्रजा के द्वारा असंतुलन के कारणों तथा उनके दूर करने के उपायों को अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। प्रश्न 3 है, यहाँ पे निम्नलिखित आंकड़ों से राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय का गणना करना है। मदे जो है वो यहाँ पे दिए हैं और करोड़ जो है वो रुपये में है, वो करोड़ है। ठीक है, 30,000 रुपये करोड़ जो भी है। तो यहाँ पे हल है इसका। तो राष्ट्रीय आय है = वेतन एवं मजदूरी प्लस किराया लगान प्लस लाभ = यहाँ पर आप देख सकते हो, तो 60,000 करोड़ का जो है वहाँ पे बन रहा है। तो इसे आप अच्छे से लिखिएगा और होप करता हूँ समझ आपको आ रही होगी। अब चलते हैं 4th क्वेश्चन में, जहाँ पे पूछा गया व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय जाने वाली सावधानी का वर्णन कीजिए। तो पहला यहाँ पे देख सकते हैं, स्वयं के उपभोग के लिए आय में जाता राशि में स्वयं के भवन का आरोपित किराया निजी अंतिम उपयोग के भाग होता है, अतः उसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। और यहाँ पे तीसरा देख सकते हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं में किए गए व्यय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। हस्ताक्षर भुगतान जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगार भत्ता आदि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। आगे चलते हैं, जहाँ पे तीसरा है। चौथा है, पुराने माल में किए गए व्यय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। और चौथा है, अंशों, ऋण पत्रों, छठवां है, बैंक बचत प्रमाण पत्र में किए गए विनियम। तो इस प्रकार जो आंसर्स हैं आपको यहाँ पे देख सकते हैं, 6-7 पॉइंट आपको मिलेंगे। तो आप इसे अच्छे से लिखिएगा और होप करता हूँ जो राइटिंग है वो तो आपको समझ आ ही रही। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहाँ इंडिया के
टॉप एक्सपर्ट्स आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी पूरी तरह हिंदी भाषा में। तो क्या आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचा रहे हैं? क्या आप इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं? तो ये कोर्स आपके लिए ही है। आज ही डाउटनट पर जाइए और ये कोर्स खरीदिए और अपने खुल के इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। ही होगी। अब चलते हैं लास्ट में, जहाँ पे पूछा गया प्रश्न 5 में बाजार कीमत पर विशुद्ध घरेलू लागत का विशुद्ध घरेलू उत्पाद तथा साधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाजार मूल्य रूप में विशुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक मार्केट प्राइस क्या होता है? तो जब विशुद्ध घरेलू उत्पाद में मूल्य को बाजार में प्रचलित कीमतों के आधार पर मापा जाता है तो उस माप को बाजार कीमतों पर विशुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं। होप करता हूँ आपको समझ आ रहे होंगे। तो आप इसे स्टॉप करके आराम से लिखिएगा। और यहाँ पे जो शॉर्टकट फॉर्मूला में लिखा हुआ है उसके नीचे में आपको बताया भी गया है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे कि NDP मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताई गई है, तो आप किसी भी चीज़ से वंचित नहीं रहेंगे। तो आप यहाँ से लिखिएगा और सारी चीज़ें जो भी प्रॉब्लम है आप हमें बताइएगा, ताकि हम उसके सॉल्यूशन आपको अपने इस आंसर के रूप में दे सके। तो होप करता हूँ जो वीडियो है आपको पसंद आ रही है होगी तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा। तो चलिए हम चलते हैं।